हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे मतलब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करेंगे द लिविंग वर्ड की। सबसे पहले तो एक पैराग्राफ आता है एंड आई डोंट थिंक कि मतलब इसमें बस इस पैराग्राफ में हमें ये बताना चाह रहा है कि लिविंग वर्ड होता क्या है और हमारे आसपास के लिविंग वर्ड में काफ़ी वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज़ हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट और ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, ये सब। और फिर मतलब ये वाला पैराग्राफ है लाइक इस पैराग्राफ से आई डोंट थिंक कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी मैं इसको एक बार रीड करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मतलब ऐसा एक समरी दे देती हूँ कि इस पैराग्राफ में बोल क्या रहा है। इस पैराग्राफ में हमें बस ये समझाना चाह रहा है कि ओके, सो बेसिकली इस पूरे होल पैराग्राफ में हमें बस ये समझाना चाह रहा है कि हमारे आसपास काफ़ी वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज़ है और आखिरकार लिविंग वर्ड होता क्या है। इस पूरे पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन नहीं आता, लिटरली कोई क्वेश्चन नहीं आता। बस हमें बस ये बताना चाह रहा है कि इस पूरे पैराग्राफ में बस ये लाइन है कि लाइक लिविंग वर्ड, व्हाट इज़ दिस लिविंग वर्ड, मतलब लिविंग वर्ड होती क्या है, हमारे आसपास कितने वाइड रेंज ऑफ वैराइटीज़ हैं जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स भी आ जाती है। हमारे सेल में मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इसमें समझाना चाह रही है और इसमें एंड ऐसा कुछ भी नहीं है जो लाइक कि क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पे फ्रेम हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स। If you look around, you will see large variety of living organisms, be it potted plant, insect, birds, your pets, or other animal and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. तो इसमें बोल रहा है हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पेट्स वगैरह और नॉन लिविंग थिंग हैं और ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम अपनी नेक्ड मतलब कि खुली आंखों से नहीं देख सकते। If you were to increase the area you make observation, the range and variety organism that you see would increase. तो इसमें हमें इस लाइन में हमें ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जैसे जैसे हम अपना एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो वैराइटीज़ होती हैं वो बढ़ती हैं, बट एक कॉन्स्टेंट लेवल पे। Okay, obviously you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it. तो हमें इस लाइन में ये बोल रहा है कि अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट में जाओगे तो उसमें ज़्यादा आपको वैराइटीज़ मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू, लाइक इसमें ऐसा कंपेयर नहीं किया है बट मैं बता देती हूँ कि अगर आप एक खुले से प्लेग्राउंड में जाओगे तो वहाँ पे आपको उतनी वैरायटी जैसे आंट्स वगैरह तो मिल जाएगी, बट अगर आप डीप फॉरेस्ट में जाओगे जहाँ पे बहुत घने घने से जंगल है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी लिविंग वर्ड्स के। ओके, सो कौन सी लाइन थी? हाँ, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पेशीज़। तो जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं ये हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशीज़ को। The number of species that are known described between 1.7 to 1.8 million. तो जितने भी अभी तक स्पेशीज़ को हमने खोजा है, डिस्क्राइब किया है या फिर हमें पता चला है वो अभी इसमें फ़िलहाल 1.7 to 1.8 मिलियन है। refers to biodiversity or the number and types of organism present on earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। तो इस लाइन में हमें ये बोल रहा है कि हम जितना ज़्यादा न्यू एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे या फिर हम अपने पुराने को भी लाइक वापस से विज़िट करेंगे तो हमें न्यू ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली हमें देखने को मिलेगा। Okay, as stated earlier, there are millions of plants and animals in a world. We know that plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place. Even within a country, probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways to talk to each other. तो मतलब इस पूरे पैराग्राफ में हमें बस ये बताना चाह रहा है कि जितने ज़्यादा एनिमल प्लांट्स हैं, मतलब लाइक हमारे यहाँ प्लांट्स को लाइक मैंगो को आम बोलते हैं बट किसी और रीजन में उसको कुछ और बोलते होंगे, तो हमें एक लाइक पर्टिकुलर नाम चाहिए जिससे वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाए। तो ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो हम एक ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक नाम देंगे जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly. तो ऑर्गेनिज्म जो नामकरण होता है, मतलब नॉमेनक्लेचर नामकरण, हम उसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे जानेंगे, उसके लिए हमें आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेगा। मतलब कि आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस कि हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे
लाइक कि आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस कि सबसे पहले तो हम इससे जानेंगे कि हम आइडेंटिफाई, आई गेस कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझ जाएंगे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर, ये सब बकवास चीज़ें। तो देखो, सबसे पहले इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, जैसे कि ये इंटरनेशनल, ये हमारा जितने भी बोटानिकल नॉमेनक्लेचर मतलब प्लांट्स को जो भी आप नाम दोगे, एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर मतलब कि जितने एनिमल्स को नाम जो नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण दिया जाएगा वो इस इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर आता है। द साइंटिफिक नेम्स एंड इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि सिर्फ हमारा जो एक ये है, एक कोई भी ये जानवर है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम हो, मतलब कि दो नाम नहीं हो सकते इसके, क्योंकि अगर दो नाम होंगे तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो इसलिए ओके। फिर हम लोग आते हैं, दे ऑल्सो इंश्योर डेट सच नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे कि अगर इसका नाम हमने कुछ भी रख दिया, जैसे एक्स हो गया इसका नाम, और अगर हम दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म है और इसका नाम भी हम एक्स रख दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। इसलिए हम इंश्योर करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म का दो नाम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organism. Each name has two components, the generic name and specific epithet. तो इस इस लाइन में हमें बोल रहा है जैसे कोई भी नेम है, जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है, हाँ। तो जो ये मेंजीफेरा है, जो इसका फर्स्ट नेम है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जेनेरिक नेम, मतलब कि जीनस उसका हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो ये इंडिका है ये हो जाएगा हमारा स्पेसीज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और दिस सिस्टम जो ये मतलब कि ये रूल फॉलो करेगा कि फर्स्ट नेम जेनेरिक नेम एंड देन दिस इज द सेकेंड पार्ट वाज लाइक स्पेसिफिक एपिथेट। तो इस पूरे को हम लोग बोलेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेम विद टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट मतलब इस नेम को दो कंपोनेंट्स के साथ को हम लोग बोलेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये सिस्टम दिया था हमारे कार्लस लिनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जेनरिक मतलब एक नॉमेनक्लेचर में दो चीज़ क्या होती है, पहले क्या आता है दूसरे बार। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जेनेरिक पहले आता है और स्पेसिफिक एपिथेट दूसरे टाइम आता है, और इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। Okay, so this naming system using two-word format found convenient. Let us take example of mango to understand provide. देखो, जैसे मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले कि जैसे मेंजीफेरा इंडिका है, अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम biological names are generally written in Latin and biological names are generally in Latin. जो बायोलॉजिकल नेम है वो ज़्यादातर लैटिन में होते हैं, लेकिन जो लिखा जाता है, हम लोग जो लिखते हैं वो होते हैं इटैलिक्स में, और दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्ट ऑफ दियर ओरिजिन। ये सारे जो नाम होते हैं वो डिराइव किए जाते हैं लैटिन, लेकिन मतलब कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट लैटिन से डिराइव्ड करके हम इसका नाम लिखते हैं। The first word in a biological name represent the genus while the second is denote specific epithet। मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जो बायोलॉजिकल नेम का पहला जो वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा वर्ड होता है वो स्पेसिफीज मतलब दूसरा कंपोनेंट वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। Both the words in biological name when handwritten are separately। देखो, जैसे मैंने अगर अपने हाथ से अगर मैंने लिखा मेंजीफेरा इंडिका, देखें मेंजीफेरा इंडिका, ओके, ये जो आई है ये कैपिटल लेटर में होगी, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, एक लाइन में नहीं होगा कि हम इसको ऐसे एक लाइन में कर दें, नहीं, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो फिर मैं ऐसा कर रही हूँ, बट आप इसको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो, ओके। अगर आप इसको प्रिंट करवा रहे हो तो वो इन इटैलिक्स और इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन, अगर आप प्रिंटेड करवा रहे हो तो वो इटैलिक्स में लिखा हुआ रहना चाहिए।
द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। देखो यहाँ पे जो मेंजिफेरा इंडिका लिखा है, ये इसका जो एम है वो पहले किससे स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल लेटर से। उसके बाद जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल लेटर से। तो हमें सबसे पहले जो मेंजिफेरा इंडिका फॉर कोई भी दुनिया का साइंटिफिक नेम नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसके लिए हमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल ही लेना है, और जो स्पीसीज़ है उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर ही लेना है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। नेम ऑफ द ऑथर्स, जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका है तो हम मेंजिफेरा इंडिका, उसके बाद नेम ऑफ द ऑथर में हम ऐसे एब्रिवेटेड लीन, जैसे क्योंकि इसका कार्लस लिनियस ने इसका इन्वेंट किया था मेंजिफेरा इंडिका का, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लिन। It indicates that species was first described by Linnaeus, मतलब क्योंकि फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था लीनियस से, इसलिए हमने यहाँ पे लिन लिख दिया। Since it's nearly impossible to study all living organism, it is necessary to devise some means to take this possible. The process of classification, देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन जैसे कि हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे। अब देखो हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे एक इंसान है, उसके दो हाथ हैं, इसके दो हाथ हैं और दो पैर हैं, ठीक है। और कोई और इंसान है, उसके चार हाथ हैं और चार पैर भी हैं, ठीक है। तो हम इसको अलग रखेंगे और इसको अलग रखेंगे, क्यों? क्योंकि इसके दो हाथ हैं और इसके दो पैर हैं, लेकिन इसके चार हाथ हैं और चार पैर हैं, तो हमें ये एक नया ऑर्गेनिज्म हो गया ना। तो और जिसके चार पैर और चार हाथ होंगे तो हम उसको उसमें क्लासीफाई करेंगे, मतलब कि ये लोग एक अलग होंगे और ये लोग अलग होंगे, कि जिनके दो पैर दो हाथ हैं। तो समझ में आ रहा है ना आपको ये चीज़। अब क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज अ ग्रुप इन कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मतलब आप देख के बता सकते हो कि हम इसको कहाँ पे रखेंगे। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है जिसके अंदर जान नहीं बसती है तो हम उसको नॉन लिविंग में कैटेगराइज कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। और कोई चीज़ जिसके अंदर जान है, जो जीवित है, उसको हम लोग कर देंगे लिविंग में। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। द मोमेंट वी यूज़ एनी टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स। हम सारे कैरेक्टर्स देखते हैं, जैसे कि अगर हम डॉग को देखते तो हमारे मन में कैट्स नहीं आती हैं, और एलेस्टेशियंस वी नो डेट वी आर टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर। मतलब मैमल्स कौन होते हैं? जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, ईयर्स होते हैं, ईयर पिन्नेस होते हैं, और फिर बॉडी हेयर्स होते हैं। अगर हम वीट की बात करेंगे तो आपके दिमाग में वीट ही आएगा, राइस नहीं आएगा। तो इस हिसाब से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। द साइंटिफिक टर्म, ये कैटेगराइज करने का जो साइंटिफिक टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level. Plant also form a taxa, wheat is also taxa. मतलब हर चीज़ एक taxa है, हम उसको कैटेगराइज करके रखे हैं। Similarly, animal, mammal, dogs are all taxa. But you know that dog is a mammal and mammal are animals. Therefore, animal, mammal and dogs represent taxa at different levels. मतलब देखो, जैसे एक कुत्ता है, एक डॉग है, तो वो मैमल भी है, एनिमल भी है और डॉग भी है। तो ये तीनों चीज़ इसको अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर रही है। मतलब एनिमल में कौन कौन आ जाएगा? जो जानवर है, तो ये सारे एनिमल। अब प्लांट्स तो एनिमल में नहीं कैटेगराइज्ड होंगे, तो सिर्फ एनिमल ही होंगे, तो वो एक एनिमल भी है, एक मैमल भी है। अब इसमें मैमल है तो इसमें कोई इंसेक्ट तो नहीं आ सकते ना, सिर्फ मैमल्स ही आएंगे, तो मैमल हो गया। और ये डॉग है, तो डॉग में कैट्स या फिर सिर्फ डॉग्स को ही कैटेगराइज किया गया है। तो आप समझ रहे हो ना, ये सारे के सारे टैक्स हैं। Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa. मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई करके रखे हैं। इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell, development process and ecological information of organism are essential and form the basis modern taxonomic studies. तो टैक्सोनॉमी हमें क्लासीफाई करने के लिए भी तो कुछ चाहिए कि हम कैसे क्लासीफाई करेंगे किसी भी चीज़ को। तो हम सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब कि उसका ऊपर वो कैसा दिखता है ऊपर से। फिर देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है।
डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, वो कैसे डेवलप्ड हो रहे हैं, कोई लार्वल स्टेज तो नहीं है कि हम मतलब जैसे फ्रॉग में टेडपोल होता है, वो एक टेडपोल से फिर अडल्ट स्टेज में जाता है, मतलब उसका जो लाइक कि उसका 2 स्टेजेस होते हैं लाइफ के, तो ऐसा तो नहीं है, मतलब ऐसा देखेंगे ये चीज़ हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आर इसेंशियल एंड फॉर्म द, देखो सबसे पहले तो वो उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजिकल मतलब वो हमारे इकोलॉजी में कैसा बिहेव करता है, उसकी इकोलॉजिकल क्या इंपॉर्टेंस है, उस बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होती है। Taxonomy is not something new. Humans have always been interested in knowing more and more about very, मतलब टैक्सोनॉमी बता रहे, टैक्सोनॉमी बहुत ही ज़्यादा न्यू नहीं है, मतलब जो ह्यूमंस होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा जानने की उत्सुकता होती है विद रेफरेंस ऑफ। तो सबसे पहले हमने क्लासीफाई किया कि हमें क्या ज़रूरत है और क्या नहीं, मतलब यूज्ड मतलब इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स द बेसिक नीड्स क्लोथिंग एंड शेल्टर, हैंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, मतलब हमारे क्या यूज़ में है क्या यूज़ में नहीं है, उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ था। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट, तो ह्यूमंस जैसे कि हमेशा से बहुत ही ज़्यादा जानने में उत्सुकता मतलब इंटरेस्ट दिखाया था उन्होंने, बट उनको एक चीज़ और में कि इन सब में रिलेशनशिप क्या है, इन सारे ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है किससे, इस ये जो स्टडी ऑफ ब्रांच है मतलब इसके बारे में पढ़ने को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक वर्ड जो होता है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड्स में, जिसका सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सिस्टम से किसी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। ओके, so Linnaeus used Systema Nature as a title of his publication. The scope of systematic was later enlarged to include identification, मतलब कि जो सिस्टमैटिक्स है सिस्टमैटिक मतलब कि एक पर्टिकुलर लाइक कि एक सिस्टम में सबको अरेंज करना। तो कार्लियस लीनियस जो थे वो फर्स्ट मतलब लाइक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अपनी पब्लिकेशन के लिए सिस्टमा नेचर उन्होंने यूज़ किया था, टाइटल यूज़ किया था अपने पब्लिकेशन के लिए। सिस्टमेटिक टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम, मतलब सब कुछ एक पर्टिकुलर सिस्टम से अरेंज करने के लिए इसमें ये भी क्या इंक्लूड करता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब ये होता है जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तो मेरा लाइक एंशिएंट टाइप में मेरा किससे कनेक्शन रहा है, एवोल्यूशन, मतलब कि जैसे एवोल्यूशन हुआ फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, हम लाइक पहले बिल्कुल चिंपैंजी जैसे चलते थे, फिर हम अब बिल्कुल ह्यूमन जैसे चलते हैं, तो हमारा रिलेशन एवोल्यूशन हुआ, तो हम किससे कनेक्टेड है, मतलब रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, फिर आता है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, तो इसको बिल्कुल भी लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैं बिल्कुल ईजीली सब कुछ बता देती हूँ। देखो कितना है, ज़्यादा तो नहीं है, बट सबसे ज़्यादा तो इस लाइक कि इस पैराग्राफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। Like classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category. Since category is a part of overall taxonomic category, देखो इसमें कुछ भी बताया नहीं गया है, इसमें बस ये बताया गया है जैसे कि हमारा कोई इंसेक्ट है, जैसे कि 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग, इट मीन्स इंसेक्ट आर recognizable concentric object which can be classified and thus were given a rank or category. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन कि इसमें बस ये बता रहा है कि टैक्सोनॉमी बस ये है कि किसी भी चीज़ को एक कैटेगरी में क्लासिफाई करना, जो जितनी कॉमन कैटेगरीज होती हैं उतना बड़ा फाइलम या फिर क्लासिफिकेशन होता जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन। हम लोग डिवीजन वर्ड यूज़ करते हैं फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, family, genus and species. All organisms including those in plants and animal kingdom have species as the lowest category.
नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि आप कैसे रख सकते हो, किस में रखोगे, स्पीशीज़ में रखोगे कि किंगडम में रखोगे, आप कैसे रखोगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब उसके कैरेक्टर, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टर्स की बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, तभी हम रख पाएंगे। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हमें कैरेक्टर्स ही नहीं पता होंगे तो हम कैसे किसी भी डिफरेंशिएट करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म में। फिर हम स्टार्ट करते हैं स्पीशीज़ से। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद अ फंडामेंटल, मैं आपको बताती हूँ स्पीशीज़ क्या होता है, ठीक है। जैसे कि स्पीशीज़ क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो, तो मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हों। तो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज़ फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम मंजीफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरसम पोटैटो एंड पैंथेरा लियो लोयन, ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। तो जो ये इंडिका है, ये सोलानम ट्यूबरसम और पैंथेरा लियो, मंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये सब हमें रिप्रेजेंट करता है क्या, जेनरा, मतलब कि वन सेकेंड, जीनस। हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जीनस रिप्रेजेंट करता है। ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। मतलब कि ये जो जीनस होती हैं उसमें लाइक कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होंगी बट स्पीशीज़ जो होगी वो डिफरेंट होगी। पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रेस एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीशीज़ लाइक नाइग्रम एंड मेलोजेनेरा। ह्यूमन बीइंग belong to species sapiens which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus for human being is represented as Homo sapiens. Okay, so देखो मैं आपको बताती हूँ, जो स्पेशीज़ होती है उसमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जैसे कि एक आंट है, उसकी कई सारी स्पेशीज़ होंगी, मतलब जैसे कि बहुत सारी स्पेशीज़ होती है। जैसे कि मैंगो, हम लोग मैंगो ले लेते हैं, मैंगो तो हम खाते रहते हैं, तो मैंगो की बहुत ज़्यादा स्पेशीज़ आती हैं, लाइक कि कोई, मतलब आप समझ रहे हो गए। फिर आता है जीनस। जीनस, अब जैसे जैसे हम जीनस, फैमिली, फिर उसके बाद ऑर्डर, क्लास, ऐसे ऐसे हम आएंगे ना, तो हमारी जो सिमिलैरिटीज़ है वो कम होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये सारे आप लोग लर्न कर लेना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species or other। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। जीनस में कौन कौन सी कैरेक्टर्स कॉमन है, मतलब जो कैरेक्टर्स कॉमन है, जैसे एनिमल, मैं भी एनिमल हूँ, एनिमल भी मतलब लाइक कि जो बाकी सारे लॉयन, ये सारे भी एनिमल है, तो हमारे में क्या कॉमन हो सकते हैं। तो किंगडम में सबसे कॉमन आते आते सबसे कॉमन जो बचते हैं वही सारे कैटेगराइज कर जाते हैं हमारे किंगडम में, एनिमल। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेटेड क्लोज रिलेटेड स्पीशीज, जैसे कि सोलेनम लियो, पैंथेरा लियो, लेपर्ड पी पैराडस एंड टाइगर पी टाइग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर, ऑल आर स्पीशीज जेनरस पैंथेरा। सारे के सारे जो जीनस पैंथेरा से ही रिलेटेड है। जेनरल डिफरेंस फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। तो फैमिली, फिर हमारा आ जाता है फैमिली। फैमिली एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, मतलब कि सारे के सारे जितने भी जीनस हैं उनसे रिलेटेड क्या आ जाते हैं, फैमिली, विथ लेसर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। फैमिलीज आर कैरेक्टर्स टाइड, मतलब कम सिमिलैरिटीज़ होती हैं उसमें, फैमिली में। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स प्लांट स्पीशीज। अमंग प्लांट फॉर एग्जाम्पल 3 different genera, सोलेनम, पुटानिया, पेट्यूनिया एंड दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी मतलब कि ये सारे जो हैं ये सारे जीनस हैं, तो ये सारे जीनस जब मिल के हम इन सबको रख देते हैं, मतलब ये सारे के सारे जीनस हैं, तो तीनों जीनस को हम लोग मिल के एक फैमिली में रख देते हैं कि ये सोलेना की फैमिली के सारे हैं। जैसे एक फैमिली में क्या होता है, सिस्टर, कज़न और फिर मदर, फादर,
तो फिर ये सारे तो एक अनदर इंडिविजुअल पर्सन है ना, लेकिन इन सबको कलेक्ट करके हम लोग बोल देते हैं कि ये एक फैमिली के हैं, लाइक कि ये इस फैमिली के हैं, ये उस फैमिली के हैं। तो बिल्कुल सेम उसी तरह ही हम सारे ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी वाइज में कैटेगरी में रख देते हैं। अमंग एनिमल्स विद जीनस फेलिस, कैट्स इन द फैमिली फेलिडे। जो कैट्स होती हैं उनको हम फैमिली फेलिडे में रखते हैं, और जो डॉग्स होते हैं उनको हम कैनिडे में रखते हैं। ये दोनों डिफरेंट फैमिलीज़ हैं। फिर हमारा आता है ऑर्डर में सेम टाइप ऑफ फैमिलीज़ होती हैं। यू हैव सीन लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन, मतलब वही की कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बेस्ड होती हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज़ द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, मतलब सारी फैमिलीज़ को मिलाकर हमारा क्या बनता है, ऑर्डर बनता है। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। मतलब कि ये बोल रहा है द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर, जैसे कि कोई है, मतलब लाइक कि कैट है, तो इसमें कम नंबर सिमिलैरिटीज़ होंगी ऑर्डर में। जैसे कि फैमिली में सेम सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होंगी, क्योंकि जैसे मेरी एक फैमिली है तो मेरे फैमिली में ज़्यादा कैरेक्टर सेम होंगे एज़ कम्पेयर टू दूसरे फैमिली में, ठीक है। तो फैमिली जैसे लाइक कॉन्वोलिसिए, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। इन दोनों फैमिलीज़ को मिला के हम एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीमोनियल्स बेस्ड ऑन फ्लोरा कैरेक्टर्स। ये किस पे बेस्ड होते हैं, फ्लोरा कैरेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं। और एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फेलिडे और कैनिडे, मतलब कि डॉग्स और कैट्स को हम कार्निवोरा में रखते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा में रखते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, मतलब सारे ऑर्डर्स को मिला के क्लास बनता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा comprises monkey, gorilla and gibbon, placed in the class Mammalia, along with the word carnivora that includes like कि इसको हम रख देते हैं mammals में। फिर आता है हमारा फाइलम। फाइलम में भी हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं डिवीज़न। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लर्न करनी है, और वही कि सारे क्लासेस को मिला के हम लाइक फाइलम बनाते हैं, और फाइलम में कम सिमिलैरिटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्लास, ऑर्डर, फैमिली। फिर आता है हमारा किंगडम। ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू हाईएस्ट कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया, या फिर होता है किंगडम प्लांटे, जिसमें हम सिर्फ सारे प्लांट्स को कैटेगराइज कर देते हैं। और लाइक इसमें और वैसा कुछ नहीं है, बस हमें एक चीज़ ये फ्लो चार्ट याद रखना है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ कम हो जाएंगी और कॉमन कैरेक्टर्स हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और फिर इस लाइन में हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ पे लाइक इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, चाहे आप नीट के लिए ले लीजिए या फिर आप स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। मैन, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई का, मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका और ट्राइटिकम एस्टिवम वीट का। हमें ये बहुत अच्छे से याद करना है कि ये किस जीनस में आता है, किस फैमिली में आता है, किस ऑर्डर में, किस क्लास में और किस फाइलम में आता है। मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, ये इसका क्या है, ये इसका जीनस है और ये इसका स्पेसीज़ है। तो जीनस में हमारा आ जाएगा होमो, इसमें भी यही सेम, मस्का का मस्का, मैंजीफेरा का मैंजीफेरा और ट्राइटिकम का ट्राइटिकम। फिर हम इसके आ जाते हैं फैमिली में। देखो आप फैमिली में एक चीज़ नोटिस करोगे कि लास्ट में ए ई ज़रूर आएगा। तो फैमिली अगर आप लास्ट में देखोगे कि ए ई आ रहा है तो हम इसको फैमिली में कर देंगे, ओके ठीक। मैन का होमिनिडे, हाउस फ्लाई का मस्कीडे और मैंजीफेरा का NRCDCA और वीड का पोस्टिए। ऑर्डर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मैन प्राइमेटा, हाउस फ्लाई दिप्तेरा, मैंगो का स्पेंडियल्स और वीड का पोल्स। ये आपको खुद से ही लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, लाइक हमें पता ही है, वैसे हमने चैप्टर पढ़ लिया तो हमें समझ ही आ जाएगा। और फिर फाइलम कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा और मैंगो का एंजियोस्पर्म और वीड का एंजियोस्पर्म। ओके, थैंक यू फॉर स्टडिंग विथ मी, बाय बाय।